गुड मॉर्निंग। चलिए, अभी तक हम लोगों ने जो टॉपिक कवर किया दैट इज ऑपरेटर। डेटा टाइप इसके पहले वाले क्लास में देखा, सारा डेटा टाइप देखा कि हाँ उसका रेंज कितना होता है, उसका फॉर्मेट स्पेसिफायर कैसे होता है। अब हम चलिए प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस की ओर चलते हैं और कई सारे प्रोग्राम की प्रैक्टिस करेंगे इस लेक्चर में। सिंपल प्रोग्राम कैसे इंप्लीमेंट किए जाते हैं, सिंपल अगर आपके फार्मूले हुए तो उसको कोडिंग में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रोग्राम है सबसे पहला प्रोग्राम, राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट योर नेम। WFE शॉर्टकट है, राइट ए प्रोग्राम। क्या कर रहा है क्वेश्चन कि आपको एक प्रोग्राम लिखना है और उस प्रोग्राम में ज्यादा कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको नाम, जो भी आपका नाम है, जो भी आपका स्ट्रिंग है उसे प्रिंट कराना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला स्टार्ट ऑफ द प्रोग्राम में। प्रोग्राम कहां से स्टार्ट होगा? जो कंपाइलर सबसे पहली लाइन रीड करेगा दैट इज मेन, इसीलिए इसे कहा जाता है स्टार्ट ऑफ द प्रोग्राम। इस मेन के पास कर्ली ब्रेसेस होता है जिसे पैरेंथेसिस भी कहा जाता है। दिस इज योर ओपनिंग पैरेंथेसिस एंड दिस इज योर क्लोजिंग पैरेंथेसिस। जो भी काम आपको करना होगा इसी मेन के इनसाइड आप करता है। ओके, अब मुझे क्या करना है, कह रहा है कि आपको अपना नाम प्रिंट कराना है। तो प्रिंट कोई भी स्ट्रिंग अगर आपको एज इट इज मॉनिटर स्क्रीन पर प्रिंट कराना होता है तो उसके लिए एक प्री डिफाइंड लाइब्रेरी फंक्शन है जिसका नाम है प्रिंटफ। प्रिंटफ क्या कहता है कि डबल कोट्स के अंदर जो भी आप स्ट्रिंग लिखेंगे मैं उसे एज इट इज कहाँ प्रिंट कर दूंगा? मॉनिटर स्क्रीन पे। अब मुझे क्या करना है, नाम प्रिंट कराना है, तो मैंने लिखा विवेक स्पेस कुमार स्पेस मिश्रा और डबल कोट्स बंद कर दिया। अगर जब इस प्रोग्राम को आप रन कराएंगे, अगर आप टर्बो सी कंपाइलर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो टर्बो सी पे कंपाइल करने के लिए शॉर्टकट क्या होता है? Alt प्लस F9। इसके थ्रू आप कंपाइल कराएंगे। मैं टर्बो सी की बात कर रहा हूं, अगर आप देव सी पे कराएंगे तो डायरेक्ट उस पर ऑप्शन आता है कंपाइल रन। मेन्यू में जाइएगा, ऊपर ऑप्शन होगा कंपाइल एंड रन। ओके, वहां पे शॉर्टकट होगा F5 से भी आप देव सी में रन करा सकते हैं। मैं अभी टर्बो C++ की बात कर रहा हूं। अगर इस कंपाइलर पे काम किया जाए तो Alt प्लस F9 प्रेस कीजिएगा। ओके, प्रोग्राम ठीक है इसे कंपाइल करेगा। कंपाइल करने के बाद एक एरर आएगा क्या कि प्रिंटफ का प्रोटोटाइप मिसिंग। ओके, प्रिंटफ का प्रोटोटाइप मिसिंग है। इसका एरर का मतलब क्या है कि प्रिंटफ को ठीक है ये मेन प्रोग्राम सर्च करने की कोशिश कर रहा है और सर्च नहीं कर पा रहा है। ओके, तो मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि अगर आपके पास कोई बुक है, ओके सपोज आपके पास बुक है, इस बुक के अंदर बहुत सारे टॉपिक्स हैं, तो अगर आपको टॉपिक को सर्च करना है तो इस बुक के करस्पॉन्डिंग हम क्या मेंटेन करते हैं? इंडेक्स मेंटेन करते हैं। इस इंडेक्स में टॉपिक का नाम करस्पॉन्डिंग पेज नंबर होता है। उस पेज नंबर के अकॉर्डिंग हम उस पेज पे जाते हैं, उस बुक में उस टॉपिक को रीड कर लेते हैं। सेम वैसे ये प्री डिफाइंड लाइब्रेरी फंक्शंस हैं और इनको बुक में रखा गया है, ऐसे समझिए। ओके, और इस बुक में सर्च करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन बुक में बहुत सारे टॉपिक्स हैं तो सर्च करना बहुत टफ है, इसलिए इस बुक के करस्पॉन्डिंग आपको एक इंडेक्स बनाना पड़ेगा। ओके, बुक को कहा जाएगा प्रोग्रामिंग टर्म में लाइब्रेरी फाइल। ओके, और जो इंडेक्स है उसे कहा जाएगा हेडर फाइल। तो जब भी आप प्री डिफाइंड लाइब्रेरी फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे तो आपको एक हेडर फाइल इंक्लूड करना पड़ेगा जो उसका प्रोटोटाइप बताएगा। ओके, जिससे उसे कॉल करने या ढूंढने में आसानी हो। ओके, तो यही समझिए, यहाँ पे प्रिंटफ के लिए हमें एक इंडेक्स इंक्लूड करना पड़ेगा, ठीक है, जिसे हम हेडर फाइल करते हैं। और कैसे इंक्लूड किया जाता है? हैश इंक्लूड। कोई भी एक्सटर्नल फाइल अगर आपको अपने प्रोग्राम में इंक्लूड करना है तो जो प्री प्रोसेसर या मैक्रोज इस्तेमाल होता है दैट इज हैश इंक्लूड। ओके, किस हेडर फाइल में होगा? stdio.h। फुल फॉर्म होता है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल। .h जो एक्सटेंशन है आपका, एक्सटेंशन, और ये क्या बता रहा है कि ये stdio कुछ और नहीं है, मेरा क्या है? हेडर फाइल। तो प्रिंटफ का प्रोटोटाइप
किस हेडर फाइल के अंदर है? इस हेडर फाइल के अंदर है studio.h, जिसे फुल फॉर्म कहा जाता है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट। जितने इनपुट आउटपुट से रिलेटेड हैं, ओके, जो चाहे आप कीबोर्ड से इनपुट लीजिए, चाहे आप गेटएस का इस्तेमाल कीजिए, चाहे स्कैनफ का, और चाहे कोई मॉनिटर पे प्रिंट कराइए, उन सारे लाइब्रेरी फंक्शन का एड्रेस इसी हेडर फाइल के अंदर होता है। एड्रेस से अच्छा है आप कहिए प्रोटोटाइप इसी के अंदर डिफाइन होता है। तो जब भी आप कोई लाइब्रेरी फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे, प्री डिफाइंड फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे, ओके, तो आपको एक हेडर फाइल इंक्लूड करना पड़ेगा। अब प्रिंटफ की खासियत देखिए क्या कहता है, डबल कोट्स के इनसाइड आप जो चीज लिखा मैं एज इट इज रन कराऊंगा। ओके, अब आप इस प्रोग्राम को कंपाइल कर लीजिए, अल्ट F9। ओके, अब कोई एरर नहीं आएगा। ओके, आपको एक मैसेज आएगा लाइन कंपाइल्ड समथिंग एंड कोई एरर नहीं है, एरर दिखाएगा 00। ओके, अगर आप इस प्रोग्राम को रन कराना चाहते हैं तो ये हो गया आपका कंपाइल करने के लिए मैंने शॉर्टकट बताया L+F9। अगर आप रन कराना चाहते हैं तो रन कराने के लिए शॉर्टकट होगा CTRL+F9, कंट्रोल F9। ओके, प्रोग्राम रन तो हो जाएगा लेकिन आपको आउटपुट डिस्प्ले नहीं होगा। ओके, होगा क्या, ये जो आपने सोर्स कोड, जो प्रोग्राम आप लिखते हैं उसे कहा जाता है सोर्स कोड। ये सोर्स कोड आपने लिखा, कंपाइल किया, कंपाइल करने के बाद मैसेज आया 0 एरर, ठीक है, नो एरर, लाइन कंपाइल समथिंग, लाइन कंपाइल जितना भी लाइन होगा कंपाइल दिखाएगा और दिखाएगा कि एरर आपका कितना है, 0 एरर 0 वार्निंग। ओके, अब आप जब रन कराएंगे तो इस ब्लू स्क्रीन से कन्वर्ट होगा वो ब्लैक स्क्रीन पे, लेकिन स्क्रीन होल्ड नहीं होगी। ओके, वापस इस ब्लू स्क्रीन पे वापस लौट आएगा। ये मत सोचिएगा कि आपका आउटपुट नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि आउटपुट देखना तो रन कराने के बाद आउटपुट सी करने के लिए आप शॉर्टकट इस्तेमाल कर सकते हैं Alt+F5 टू सी द आउटपुट, टू सी आउटपुट। अगर आपको आउटपुट शो करना है तो Alt+F5। okay? मतलब आपको 3 कॉम्बिनेशन इस्तेमाल करना पड़ेगा। Alt+F9 प्रेस करेंगे कंपाइल होगा, कंट्रोल+F9 करेंगे तो प्रोग्राम रन होगा, लेकिन रन होने के बाद आउटपुट होल्ड नहीं होगा, ठीक है, वापस आ जाएगा। इसलिए आपको तीसरा कॉम्बिनेशन इस्तेमाल करना पड़ेगा Alt+F5 टू सी द आउटपुट। ओके, आप जब आउटपुट देखेंगे तो देखेंगे एक ब्लैक स्क्रीन ओपन होगा और उसी पे लिखा होगा विवेक स्पेस कुमार स्पेस मिश्रा। मीन्स जैसे आपने लिखा है, ठीक है, एज इट इज यहाँ पे आपको दिख जाएगा। ओके, अगर आपने वी स्मॉल लिखा होगा तो वी स्मॉल दिखेगा, अगर आप वी कैपिटल लिखेंगे तो वी कैपिटल दिखेगा। जैसा लेटर आपने यहाँ यूज किया होगा एज इट इज विदा, ठीक है, किसी चेंज के एज इट इज वहां पे आपको दिख जाएगा। ओके, लेकिन अब इस प्रिंटफ के साथ थोड़ा सा देख लेते हैं क्या होता है। मेन ओके, अगर ये लिख दिया जाए कि मैंने प्रिंटर के अंदर 3 स्ट्रिंग पास कर दिया, पहला है विवेक कुमार मिश्रा, दूसरा सिटी बराबर गोरखपुर और स्टेट बराबर यूपी। ओके, अगर इस प्रोग्राम को रन कराया जाए, हेडर फाइल आप इंक्लूड कर लीजिएगा, #include stdio.h। अगर इस प्रोग्राम को पहले कंपाइल करिए, कंपाइल करने के लिए मैंने पहले बताया कंपाइल के लिए क्या शॉर्टकट है मेरा, Alt+F9 कीजिएगा, इसका बाइनरी कोड बन जाएगा, प्लस इसमें दिखा देगा कि कोई एरर नहीं है। फिर आप रन कराइएगा, रन कराने के लिए CTRL+F9। ओके, एंड देन आउटपुट सी करने के लिए आप क्या प्रेस करिएगा, Alt+F5। ये 3 कॉम्बिनेशन इस्तेमाल कीजिएगा। अब अगर मैं कहूं कि आउटपुट क्या आया होगा, तो ये ब्लैक स्क्रीन, सबसे पहले प्रिंट हुआ होगा विवेक कुमार मिश्रा, विवेक स्पेस कुमार स्पेस मिश्रा। ओके, और जो मेरा कर्सर होगा
ये जस्ट ए के बाद ब्लिंक कर रहा होगा। ठीक, यहाँ पे जब नीचे स्टेटमेंट जाएगा प्रिंटफ, तो ये मत सोचिएगा कि ये इसके नीचे प्रिंट होगा, क्योंकि आप जो कर्सर होता है प्रिंट करने के बाद वो ऑटोमेटिक नीचे नहीं जाता है, ओके, न्यू लाइन में नहीं जाता है, ओके। ये सारा प्रिंट करने के बाद कर्सर ठीक है लास्ट कैरेक्टर के जस्ट बाद होता है। तो इसका मतलब अगर सिटी बराबर गोरखपुर अगर प्रिंट कराना चाह रहे हैं तो नीचे ना प्रिंट होगा, उसी के जस्ट बगल में आएगा, सिटी इज इक्वल टू गोरखपुर, ओके। गोरखपुर प्रिंट करने के बाद कर्सर यहाँ पे ब्लिंक कर रहा होगा, और आप चाहते हैं कि ये स्टेट बराबर यूपी अगर आपने लिखा है तो ये नीचे खुद से नहीं जाएगा जब तक आप कहेंगे नहीं, इसीलिए स्टेट बराबर यूपी जी जस्ट इसके बाद आएगा। मतलब 3 बार प्रिंटफ आपने लिखा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि तीनों अलग अलग लाइन में प्रिंट होंगे, तीनों एक ही लाइन में प्रिंट होंगे। आप चाहते हैं कि तीनों डिफरेंट लाइन में प्रिंट हो, ओके, तो आपको इस प्रोग्राम में करना पड़ेगा, ये खुद से प्रिंटफ की क्वालिटी नहीं होती है कि वो न्यू लाइन कर दे, ओके। बाकी अदर लैंग्वेज अगर पाइथन की बात करें तो उसमें प्रिंट जो फंक्शन होता है वो खुद से प्रिंट करने के बाद न्यू लाइन करता है, ओके। लेकिन इसमें ऐसी फैसिलिटी नहीं है, यहाँ पे आपको करना पड़ेगा। कैसे? देखिए, आप चाहते विवेक कुमार मिश्रा हो गया और ये वाला न्यू लाइन से स्टार्ट है, ओके, तो दो तरीका है, ओके। या तो आप यहाँ पे न्यू लाइन लिखे और न्यू लाइन के लिए जो कैरेक्टर या बैक स्पेस कंट्रोल कैरेक्टर होता है दैट इज स्लैश एन फॉर न्यू लाइन, ओके। ये क्या कहता है कि मैं न्यू लाइन प्रिंट करूंगा, विवेक कुमार मिश्रा न्यू लाइन देन सिटी बराबर गोरखपुर। तो दो तरीका है, या तो आप स्लैश एन ए के बाद लगा दीजिए तो विवेक कुमार मिश्रा ए के बाद तुरंत न्यू लाइन हो जाएगा, या अगर आप यहां स्लैश एन नहीं लगाना चाहते तो आप क्या चाहते हैं सिटी, ठीक है, ये वाली लाइन न्यू लाइन से स्टार्ट हो तो यहाँ पे भी आप स्लैश एन लगा सकते हो। तो इस प्रोग्राम में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा। पहला मैं मॉडिफिकेशन कर रहा हूं, कैसे? मैंने क्या कहा कि विवेक कुमार मिश्रा जब प्रिंट हो जाएगा तो न्यू लाइन कर दीजिएगा, तो स्लैश एन, ओके। अब क्या हुआ, जब आप रन कराएंगे तो सबसे पहले मैसेज आएगा विवेक कुमार मिश्रा और देन न्यू लाइन स्लैश एन फॉर न्यू लाइन, मतलब जो कर्सर यहां ब्लिंक कर रहा था वो नीचे आ जाएगा, ओके, नीचे आ। अब सिटी बराबर गोरखपुर यहां प्रिंट होगा, सिटी बराबर गोरखपुर, लेकिन कर्सर अभी भी यहीं पे ब्लिंक कर रहा है। आप चाहते हैं क्या, ओके, ये भी ठीक है प्रिंट करने पर न्यू लाइन हो जाए तो स्लैश एन, ओके, स्लैश एन। तो मतलब ये कर्सर जो यहां ब्लिंक कर रहा था वो नीचे चला आया, ओके। अब प्रिंट होगा स्टेट बराबर यूपी, ये तो जहां से आपको न्यू लाइन करना हो, ओके, आप जस्ट उसके बाद स्लैश एन लगा सकते हैं, या दूसरा तरीका क्या है कि आप बाद में न लगा के आप पहले भी लगा सकते हैं। जैसे मैंने क्या कहा कि मैं नहीं चाहता यहाँ पे न्यू लाइन, जब स्टार्ट हो उसके पहले न्यू लाइन हो जाए तो यहाँ पे भी आप स्लैश एन लगा सकते हैं, ओके। ये जब स्टार्ट हो तो उसके पहले न्यू लाइन हो जाए तो स्लैश एन आप यहाँ पे भी लगा सकते हो। तो दोनों तरीका है, ओके। आप ये कर सकते हैं कि लास्ट पे स्लैश एन लगाइए और ये यहाँ पे भी, ओके। और जरूरी नहीं है कि एक ही बार आप स्लैश एन कर सकते हैं, आप चाहें तो कई स्लैश एन भी लगा सकते हैं। जैसे अगर मैंने कहा स्लैश एन यहाँ पे भी लगा देता हूं और यहाँ पे भी लगा देता हूं, तो क्या होगा, प्रिंटफ विवेक कुमार मिश्रा, ओके, स्लैश एन मीन्स न्यू लाइन, समझिए, विवेक कुमार मिश्रा प्रिंट हुआ और न्यू लाइन हो गया, मतलब ये न्यू लाइन यहाँ पे है। जब नीचे गया तो फिर से न्यू लाइन, मतलब फिर से एक बार और नीचे आ जाएगा और यहाँ पे प्रिंट होगा सिटी बराबर गोरखपुर, मतलब 2 बार न्यू लाइन हो जाएगा, सिटी बराबर गोरखपुर, ओके। अगर मैंने यहाँ पे भी स्लैश एन लगाया होता तो फिर न्यू लाइन, और जब यहाँ जाता तो फिर न्यू लाइन, ठीक है, मतलब फिर न्यू लाइन, ठीक है। तो यहाँ लिखता है स्टेट बराबर यूपी, मतलब दो ठीक है, स्लैश एन हो तो एक न्यू लाइन दूसरा न्यू लाइन यहाँ से प्रिंट होता, फिर एक न्यू लाइन फिर न्यू लाइन और ये वाला चीज यहाँ पे प्रिंट होता। तो आप कितनी भी स्लैश एन लगा सकते हैं, ओके। यहाँ पे 3 स्लैश एन लगा दीजिए, 3 बार न्यू लाइन, देखिए पहला न्यू लाइन स्लैश एन, ओके, देखिए विवेक कुमार मिश्रा न्यू लाइन, ये फिर सिटी बराबर गोरखपुर और 3 स्लैश एन, तो पहला स्लैश एन तो न्यू लाइन, फिर एक और स्लैश एन एक और न्यू लाइन, फिर एक और स्लैश एन एक और न्यू लाइन, जब नीचे जाएगा तो फिर एक और न्यू लाइन, ओके, और फिर आएगा आपका स्टेट बराबर यूपी, ओके, ये चीज। तो प्रिंटफ क्या कहता है कि आप कैसे प्रिंट कराएंगे, इस तरह से। तो ये सिंपल, अगर आपको कोई नाम कोई मैसेज कोई स्ट्रिंग अगर प्रिंट कराना हो तो कुछ नहीं करना है, डबल कोट्स के अंदर आप जैसा डिजाइनिंग करना चाहें वैसा कर सकते हो। और अच्छा, जैसे मैंने क्या कहा कुछ इस तरह का प्रिंट कराइए,
आउटपुट कुछ इस तरह से दिखे। पहले कुछ न्यू लाइंस हो जाएं, मान लीजिए 3 बार न्यू लाइन हो, उसके बाद आपका दिखे चौथे पे ये कुछ इस तरह का डिजाइन दिखे। फिर नीचे आए, उसके बाद कुछ स्पेस हो और बीच में लिखे विवेक। ओके, फिर नीचे आए और फिर यहां से शुरू हो, कुछ इस तरह से डिजाइन बनाना चाह रहा हूं। ओके, अगर आप चाहते हैं इस तरह का कुछ ड्रा करना, थोड़ा सा अच्छा लगे, अगर डिजाइन कर सकें, जैसे मैंने कहा कि ये पहले सिंबल्स दिखे आपको इतने, उसके बाद नीचे विवेक बीच में दिखे, और देन आप ठीक है इतने, ठीक है आप फिर से सिंबल्स प्रिंट करा दें। इसको प्रिंट कराने के लिए ऐसा नहीं कि कोई कोडिंग करना है, आप सिर्फ प्रिंटर से करा सकते हैं। कैसे, देखिए सबसे पहले क्या करा कि कुछ न्यू लाइंस ऐड कर दीजिए। मैंने लिखा प्रिंटर न्यू लाइन, मैंने 4 टाइम्स न्यू लाइन, मतलब 4 न्यू लाइन होंगे, 1 2 3 4। ओके, मतलब कर्सर यहाँ पे पहुंच गया होगा। अब मुझे क्या प्रिंट कराना है, प्रिंटर ये मैंने प्रिंट करा दिया। ओके, अब ये प्रिंट करने के बाद फिर से आपको क्या करना है, न्यू लाइन करना है। तो आप तो यहाँ पे भी स्लैश एन कर सकते हैं। ओके, मैं यही कर दे रहा हूँ, चाहे आप स्टार्टिंग में भी कर सकते थे। मतलब ये प्रिंट होने के बाद न्यू लाइन हो जाए। अब यहाँ ध्यान दीजिए, प्रिंटर ओके, मैंने क्या कहा कि विवेक हो लेकिन यहाँ से स्टार्ट ना हो, ठीक है, कुछ स्पेस प्रोड्यूस हो। तो एक तो पहला तरीका कि आप स्पेस, ठीक है, बार प्रेस करते जाइए, या एक और तरीका है स्लैश टी। ओके, स्लैश टी क्या होता है, ये भी आपका एक बैक स्पेस कैरेक्टर या कंट्रोल कैरेक्टर है, जो क्या कहता है, हॉरिजॉन्टल टैब। और हॉरिजॉन्टल टैब का मतलब होता है 8 बिट स्पेस। ओके, मीन्स 8 टाइम्स आप स्पेस प्रिंट करिए, उससे अच्छा आप स्लैश टी लगा दीजिए कि ताकि 8 बिट का स्पेस, मतलब 16 स्पेस, देन आपका विवेक आएगा, और यहाँ पे लिख दीजिए आप विवेक। और फिर क्या कर दीजिए, स्लैश एन, और फिर प्रिंटफ डबल कोट्स। ये तो सिर्फ प्रिंटफ का कमाल है इसमें, ऐसा नहीं है कि मैंने कोई लूप चलाया, कुछ और एक्स्ट्रा काम किया है। ओके, सिर्फ प्रिंटफ से मैंने ये पैटर्न ओके आपका प्रिंट कराया। ओके, यहाँ पे विवेक एक स्ट्रिंग प्रिंट हो रहा है जो इसके इनसाइड प्रिंट हो रहा है, तो वही चीज है, सिर्फ प्रिंटफ से आप इस तरह का डिजाइन तैयार कर सकते हो। ओके, तो ये सिंपल प्रिंटफ। ओके, जब भी आपको स्ट्रिंग जो प्रिंट कराना हो, डबल कोट्स के इनसाइड ऐसे ही लिख सकते हैं। ओके, अब बात कर रहे हैं दूसरा प्रिंटफ का इस्तेमाल कैसे हो सकता है, कि अगर सपोज कोई वेरिएबल दिया, मैंने लिखा इंट a इज इक्वल टू 5, ओके, और b इज इक्वल टू 7। चलिए एक ही बात की बात है, प्रिंटफ a इज इक्वल टू इंट a इज इक्वल टू 5। अब मैं अगर लिखता हूं प्रिंट a, तो होगा क्या, जब आप इस प्रोग्राम को रन कराएंगे तो आपको लग रहा होगा कि a की वैल्यू 5 है, तो यहाँ पे जब प्रिंट कराएंगे तो यहाँ 5 डिस्प्ले होना चाहिए। ओके, लेकिन ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आपने, मैंने पहले ही बताया कि डबल कोट्स के अंदर आप जो चीजें लिखते हैं, अगर आपने कोई स्ट्रिंग लिखा है, अल्फाबेट लिखा है, तो एज इट इज दिख जाएगा। तो यहाँ पे a बराबर 5 ना देखिए, ये प्रिंटफ a को ही प्रिंट कर देगा। ओके, इस वेरिएबल की वैल्यू को ना प्रिंट करके वो समझेगा कि ये कोई स्ट्रिंग है, मुझे इसको एज इट इज प्रिंट कर देना है। ओके, तो वो क्या प्रिंट कर देगा, ए को प्रिंट कर देगा। आप क्या चाहते हैं, ओके, ए की वैल्यू मीन्स यहाँ पे ए ना प्रिंट हो के यहाँ पे क्या प्रिंट हो, 5 प्रिंट हो, तो आपको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, और किसका कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करना पड़ेगा, फॉर्मेट स्पेसिफायर्स का। तब आपको फॉर्मेट स्पेसिफायर इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। और कैसे किया जाएगा, देखिए थोड़ा सा इसमें मॉडिफिकेशन कीजिए। क्या कि इस ए को यहां न लिखे, कामा लगा के बाहर लिखिए। मतलब आपने ये बता दिया कि भाई आपको क्या करना है, इस ए की वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट कराना है, लेकिन आपको तब यहां बताना पड़ेगा कि इस वेरिएबल के अंदर
जो वैल्यू है वो किस डेटा टाइप का है। ओके, अगर आपका इंटीजर है तो आपको परसेंटेज डी या परसेंटेज आई लिखना पड़ेगा। ओके, अब इस लाइन का मतलब समझिए, अभी भी ये डबल कोट्स ही प्रिंट कर रहा है। ओके, यही चीज प्रिंट कर रहा है, बस ये क्या कर रहा है कि मैं इंटीजर प्रिंट करूंगा और उस इंटीजर की वैल्यू मैं कहां से रिसीव करूंगा, इस ए से रिसीव करूंगा। इस ए की वेरिएबल की वैल्यू यहीं पे रिप्लेस हो जाएगी और वही क्या दिखेगा आपको, 5 दिखेगा। ओके, अगर थोड़ा सा और मॉडिफिकेशन कर देता हूं मैंने क्या कहा कि अब मैं कुछ इस तरह से चाहता हूं कि आपका आउटपुट जो दिखे ये किसी इस तरह से दिखे, द वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल टू 5, ये चीज आपको प्रिंट कराना है। तो आप क्या करिए, प्रिंटफ जो आपको डिस्प्ले कराना वो एज इट इज आपको डबल कोट्स में लिखना है, द वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल टू 5। ओके, ये एज इट इज प्रिंट हो जाएगा। ओके, लेकिन जरूरी नहीं है कि आप ए की वैल्यू हर बार 5 ही लें। अगर सपोज ए बराबर 10 लिए होते तो यहाँ पे 10 लिखना पड़ता, 12 लिख रहे होते तो 12 लिखना पड़ता। तो कैसे पता चलेगा यहाँ पे कौन सी वैल्यू है, तो आप क्या करिए, जो वैल्यूज आपने इसको असाइन किया उसकी जगह उसका फॉर्मेट स्पेसिफायर इस्तेमाल कीजिए। ओके, कि आपको ए की वैल्यू प्रिंट करानी है और वो वैल्यू किस तरह की है, इंटीजर की। ओके, और वो किसके अंदर स्टोर है, इस ए नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर। ओके, अब क्या करेगा कि वो पूरा मैसेज प्रिंट करेगा और इस परसेंटेज डी की वैल्यू को रिप्लेस कर देगा इस ए की वैल्यू से। तो यहाँ पे 5 है तो वही 5 आ जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा द वैल्यू ऑफ ए इक्वल टू 5। ओके, डबल कोट्स में पूरा बंद कीजिएगा। अब देखिए सिंटैक्स मिस्टेक कहाँ पे हो सकता है। सिंटैक्स मिस्टेक का मतलब जो रूल बने, जैसे सेमीकोलन लगना है, डबल कोट्स कहाँ पे बंद होना है, कामा कैसे लगना है। ओके, अगर आप इसमें मिस्टेक करते हैं, जैसे कुछ लोगों की आदत होगी क्या कहते हैं कि डबल कोट्स यहाँ बंद कर देते हैं, तब ये एरर हो जाए। एरर क्या मतलब, ये गलत आंसर आ जाएगा। ये डबल कोट्स के अंदर इस साइड है तो ये पूरा एज इट इज प्रिंट हो जाएगा। आपको क्या करना है, ओके, ये ठीक है, डबल कोट्स कभी भी ठीक है आपको कहाँ बंद करना है, जस्ट यहाँ कामा से पहले। ओके, ये ध्यान में रखिएगा। ओके, तो यहाँ पे वैल्यू आपकी रिप्लेस हो जाएगी। अब अगर 2-3 वेरिएबल हो उसकी वैल्यू प्रिंट करानी हो, जैसे मैंने कहा a बराबर b बराबर 7। ओके, अब सपोज फ्लोट c बराबर 7.5, मैं अगर हम तीनों की वैल्यू प्रिंट कराइए और एक ही प्रिंटफ का इस्तेमाल कीजिए, चाहे तो आप 3 प्रिंटफ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर एक ही प्रिंटफ का इस्तेमाल करना हो तो मैं क्या लिखूंगा, प्रिंटफ। ओके, देखिए 2 इंटीजर वैल्यूज हैं और एक फ्लोट वैल्यू है, इसका मतलब जो फॉर्मेट स्पेसिफायर लगेंगे वो 2 इंटीजर होंगे और 2 फ्लोट होंगे। अब मुझे पता चल गया कि मुझे 2 इंटीजर वैल्यू प्रिंट करानी है और एक फ्लोटिंग वैल्यू प्रिंट करानी है, और वो किस वेरिएबल के अंदर है, एक ए के अंदर है, एक बी के अंदर है और एक सी के अंदर है। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि ये जो सीरियल लिखे हैं उसी सीरियल के अकॉर्डिंग उस वेरिएबल का सिलेक्शन कीजिएगा। ओके, अगर यहाँ पे पहले आपने परसेंटेज एफ लिख दिया है और यहाँ पे परसेंटेज डी लिखा है, इसका मतलब आप कह रहे हैं पहले मैं इंटीजर प्रिंट कराऊंगा, फिर फ्लोट प्रिंट कराऊंगा, फिर इंटीजर प्रिंट कराऊंगा। ओके, तो इंटीजर की जगह इंटीजर वाला ही वेरिएबल आना चाहिए और फ्लोट की जगह फ्लोट वाला ही वेरिएबल आना चाहिए, मतलब सीरियल फर्स्ट सेकेंड थर्ड, तो यहाँ पे भी फर्स्ट सेकेंड थर्ड पे वही वेरिएबल होना चाहिए जो इसके करस्पॉन्डिंग है। ओके, तो यहाँ पे गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि देखिए ए इंटीजर है, बहुत सही। ओके, लेकिन बी मेरा इंटीजर है जबकि आपने कहा क्या, फ्लोट, इसका मतलब यहाँ पे या तो चेंज करिए या तो यहाँ पे चेंज करिए। तो इसको मैंने कहा ये सी है और ये बी है। ओके, तो ये चीज है। तो प्रिंटफ को आप इतने तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रिंटफ के अंदर आप जो मन करे वो ऐसा डिजाइन तैयार कर सकते हैं, इसके अंदर मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि जैसे अगर इसको प्रिंट कराऊं तो आंसर क्या आएगा, 5 देन 7.5 एंड देन 7, ये आंसर है। आप चाह रहे तीनों के बीच में कामा लगा हो, ओके, तो आप यहाँ कामा ना इस फॉर्मेट स्पेसिफायर के बीच में कामा लगाइएगा, तो अब तीनों के बीच में क्या दिख जाएगा, कामा दिख जाएगा। ओके, आप चाह रहे हैं कि पहला 5 आए, दूसरा जो 7.5 आए नीचे आए, मतलब न्यू लाइन में आए, और अगला 7 ठीक है फिर न्यू लाइन में आए। तो अब समझिए क्या कह रहा हूं मैं। ओके, मैंने क्या कहा, पहला फिर न्यू लाइन, तो यहाँ पे आप क्या कर दीजिए, स्लैश है, दूसरा फिर न्यू लाइन, ठीक है, दूसरा स्लैश है, ये चीज। तो आप इसको जैसे मन करे वैसे मॉडिफाई कर सकते हैं।
चलिए अगले प्रोग्राम की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रोग्राम मेरा है कि अगर सपोज आपको दो नंबर को आपस में ऐड करना है, तो राइट ए प्रोग्राम फॉर एडिशन ऑफ टू नंबर्स ओके, मतलब आपको दो नंबर को आपस में ऐड करना है। ओके, मैंने फार्मूला लिख लिया c इज इक्वल टू ए प्लस बी। तो सबसे पहले आप सोचिएगा कि हाँ इसके लिए कितने वेरिएबल की जरूरत है और फार्मूला क्या हो सकता है। तो दो नंबर को ऐड करें तो 100% तीसरे में स्टोर करेंगे, तो जरूरी नहीं ABC लीजिए, आप XYZ PQR कुछ भी ले सकते हैं, मैंने ABC का इस्तेमाल किया। ओके, तो टोटल देखिए, काउंट करिए टोटल कितने वेरिएबल्स की इस्तेमाल है। ठीक है, तो टोटल 3 वेरिएबल है हमारे पास, A B और C। ओके, चलिए प्रोग्रामिंग स्टार्ट कर रहे हैं। मेन, हाँ, अगर किसी फार्मूले की कोडिंग कर रहे हैं तो सबसे पहले बताइए टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने आपको लेने पड़ेंगे इस प्रोग्राम को बनाने के लिए। ओके, मीन्स डिक्लेयर करना पड़ेगा कि टोटल कितने वेरिएबल हैं। तो 3 वेरिएबल हैं, A B और C। ओके, अब आप 3 वेरिएबल तो ले लिए, लेकिन अब आप किस तरह की वैल्यू का एडिशन करना चाहते हैं, विथ डेसिमल पॉइंट या विदाउट डेसिमल पॉइंट। मैं विदाउट डेसिमल पॉइंट करना चाहता हूं, तो मैंने इंट ले लिया। ओके, मैंने क्या कहा कि अगर मुझे विदाउट डेसिमल पॉइंट का इंटीजर करना है तो तीनों वेरिएबल को मैंने कह दिया कि तीनों किस तरह के हैं, इंटीजर टाइप के हैं। ओके, अब देखिए आपको किसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है, C की। आप C की वैल्यू तब तक नहीं कैलकुलेट कर सकते जब तक आपको A और B की वैल्यू दी ना जाए। अगर मैं सिंपली आपसे पूछूं कि बताइए C का आंसर कितना आएगा, तो आप मुझसे पूछेंगे सर A और B की वैल्यू बताइए। ओके, सेम वही चीज अगर आप सिस्टम से भी कह रहे हैं कि आप बताइए C बराबर कितना होगा A प्लस बी। ओके, तो वो कहेगा पहले A की वैल्यू पुट करिए, फिर B की वैल्यू पुट करिए, फिर हम बताएंगे C कितना होगा। तो सेम वही चीज है, यहाँ पे आपको बताना पड़ेगा कि A और B की वैल्यू कितनी होगी। तो आपको सिस्टम को देना है तो दो तरीके हैं। ओके, या तो आप यहीं पे वैल्यू दे दीजिए, मैंने कहा A बराबर 7 है, B बराबर 5 है। ओके, अब बताइए C बराबर A प्लस बी। लेकिन ये प्रोग्राम अच्छा नहीं है। क्यों अच्छा नहीं है? क्योंकि आपने पहले ही बता दिया कि A 7 और B 5, तो जितनी बार आप ऐड करेंगे C हर बार कितना आएगा, 12 आएगा। ओके, आप बार बार अगर आपको वैल्यू बदलनी है, ठीक है, तो आप बार बार यहाँ पे वैल्यू बदलेंगे। ओके, और प्रोग्राम में बार बार आप वैल्यू न बदले तभी अच्छा होता है। ओके, प्रोग्राम को रन कराने के बाद वहां पे यूजर बताए कि हमें कौन सी वैल्यू देनी है। अगर आप पहले ही बता दें तो उसको प्रोग्राम में ही यूजर को चेंज करना पड़ेगा और वो बार बार यहाँ पे वैल्यू चेंज करेगा। ओके, तो ये प्रोग्राम अच्छा नहीं है। आप ऐसा करें कि हाँ यहाँ पे आप दो वैल्यू दें, पहला 7 दूसरा 5, और जब एंटर प्रेस करें तो आंसर कितना आ जाए, 12 आ जाए। ये है कि रन कराने के बाद वहां पे वैल्यू दी जाए। और अगर आप वेरिएबल डिक्लेयर करते समय ही आप वेरिएबल की वैल्यू दे देते हैं तो उसे कहा जाता है कंपाइल टाइम इनिशियलाइजेशन। इसे क्या कहा जाएगा, कंपाइल टाइम इनिशियलाइजेशन। मींस जब आपने वेरिएबल डिक्लेयर किया, ओके, उसी समय उसकी वैल्यू स्टोर कीजिए। जब प्रोग्राम को आप कंपाइल करेंगे उसी समय 3 ब्लॉक बनेंगे। ओके, A B C, ओके, मेमोरी ब्लॉक बन गए। A के अंदर तुरंत ये कंपाइल करते समय 7 रख देगा, B यहाँ पे आपने वैल्यू नहीं दिए थे, खुद से कोई गार्बेज वैल्यू ले लेगा। जब आप वेरिएबल की वैल्यू नहीं देते हैं तो सिस्टम खुद से कोई गार्बेज वैल्यू स्टोर कर लेता है। ओके, तो ये चीज़ है, यहाँ पे गार्बेज वैल्यू चली गई। लेकिन ये प्रोग्राम मैंने पहले ही बताया कि अच्छा नहीं है। क्यों? क्योंकि आप जब पहले ही बता देंगे कि वैल्यू इतनी है तो यूजर हर बार अगर रन कराता है, अगर उसको प्रोग्राम नहीं आता है, ओके, जरूरी थोड़ी कि प्रोग्रामिंग सबको समझ में आती हो। ओके, हो सकता है सिंपल यूजर के लिए आप ये एडिशन का प्रोग्राम बना रहे हो तो वो रन कराने के बाद केवल वैल्यू देना जानता हो, यहाँ 7 5 मैं दूं तो ये 12 बता दे। लेकिन अगर किसी को प्रोग्राम देके कहें कि हाँ भैया आपको जो वैल्यू देना होगा आप बार बार यहाँ बदलते रहिए, ओके, तो वो ये नहीं करेगा। इसीलिए सबसे अच्छा तरीका कि आप कंपाइल टाइम इनिशियलाइजेशन मत कीजिए, आप रन टाइम इनिशियलाइजेशन कीजिए। तो आप सबसे पहले 3 वेरिएबल ले लीजिए और इसकी वैल्यू यहाँ पे मत दीजिए। अभी 3 ब्लॉक बने हुए, तीनों के अंदर गार्बेज वैल्यू की कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं क्या चाह रहा हूँ कि प्रोग्राम जब रन कराए उस समय वैल्यू मांगा जाए। ओके, और प्रोग्राम रन कराने के बाद वैल्यू देने के लिए जो फंक्शन होता है दैट इज योर स्कैनर।
ओके, स्कैनफ क्या कहता है कि मैं रन टाइम पे वैल्यू स्कैन करूंगा, इसीलिए इसे कहा जाता है रन टाइम इनिशियलाइजेशन। रन टाइम इनिशियलाइजेशन, ये वैल्यू रन कराने के बाद स्कैन करेगा। मीन्स जब आप प्रोग्राम को रन कराएंगे उस समय ये कहेगा कि मुझे दो वैल्यू दीजिए, आप देंगे 7 और दूसरा देंगे 5, कोई भी वैल्यू दे देंगे, ठीक है, तो वो ऐड करके बता देगा कि आंसर कितना आएगा आपका 12। लेकिन स्कैनफ को यूज करने का तरीका, स्कैनफ क्या कहता है कि हाँ पहले आप बताइए कितनी वैल्यू रीड करनी, तो आपको केवल दो वैल्यू रीड करनी है, तो यहाँ पे सीधा ए और बी मत लिख दीजिएगा। इसे लिखने का तरीका क्या है कि आप बताइए कि जो वैल्यू आप रीड करना चाह रहे हैं उसका डेटा टाइप क्या है, तो मेरा क्या है इंटीजर है, तो %d। ओके, मैं जो वैल्यू रीड करना चाह रहा हूं दो इंटीजर रीड करना चाह रहा हूं, और पहला इंटीजर किस में ले जाके ए के एड्रेस के पास रखना चाह रहा हूं, तो एंड ए मीन्स एंड को कहा जाता है यहाँ पे एड्रेस ऑफ ए। तो पहला इंटीजर ए के एड्रेस पे रख दीजिएगा और दूसरा एड्रेस कहाँ रख दीजिएगा, बी के एड्रेस पे रख दीजिएगा। ओके, स्कैनफ और प्रिंटफ, ओके, दोनों के सिंटैक्स में थोड़ा सा देख लीजिए अंतर क्या है। स्कैनफ और प्रिंटफ, अगर यही प्रिंटफ में लिखा होता, अगर ए बी, तो प्रिंटफ क्या कह रहा है कि मैं प्रिंट करूंगा मॉनिटर पे, आउटपुट स्क्रीन पे मैं प्रिंट करूंगा, ए और बी की वैल्यू प्रिंट करूंगा, दोनों इंटीजर है। और ये क्या कहता है, मैं कीबोर्ड से रीड करूंगा, दो इंटीजर रीड करूंगा और दोनों को ए और बी में स्टोर करूंगा। तो स्कैनफ जब भी इस्तेमाल कीजिएगा एड्रेस का इस्तेमाल कीजिएगा। ओके, एड्रेस ऑफ ए, एड्रेस ऑफ बी। लेकिन प्रिंटफ ने कभी भी एंड मत लगाए, ना तो वैल्यू ना दिख के आपको इन दोनों वेरिएबल का एड्रेस दिखना शुरू हो जाएगा। ओके, जब मैं पॉइंटर पढ़ाऊंगा तो और डिटेल में समझाऊंगा कि हाँ अगर आप एंड लगा देते हो तो क्या दिक्कत होता है। तो आपको उस वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट कराएं। देखिए वेरिएबल के साथ तीन चीजें होती है, एक होता है उसका नाम, एक होती है उसकी वैल्यू, और एक होता है एड्रेस। ओके, अगर आप कहते हैं एंड ए क्या बताता है, उसका एड्रेस बताता है। एंड क्या बताता है, उसका एड्रेस बताता है। ओके, अगर आप केवल ए मीन्स अगर नाम बोलते हैं तो नाम कभी भी एड्रेस नहीं बताता, नाम क्या बताता है, ठीक है, इनसाइड की वैल्यू बताता है। ओके, तो अगर आपको कहीं वैल्यू की जरूरत है तब तो आप केवल ए लिखेंगे, और जहां एड्रेस की जरूरत है वहां पे आप क्या लिखेंगे, एंड ए लिखेंगे। ओके, तो ये चीज है, तो ध्यान में रखिएगा कि स्कैनफ और प्रिंटफ में थोड़ा सा डिफरेंस है कि स्कैनफ में आपको %, का इस्तेमाल करना होता है एड्रेस ऑफ का, और प्रिंटफ में नहीं करना होता। तो मैंने क्या कहा कि मैं ए और बी की वैल्यू स्कैन कर लिया। जब आपने ए और बी की वैल्यू स्कैन कर ली तो आपको पता चल गया ए इतना है, बी इतना है, दोनों को आप ऐड करिए, सी बराबर ए प्लस बी। ओके, लास्ट में हर जगह सेमीकोलन लगा रहा हूं जिसे कहा जाता है एंड ऑफ द स्टेटमेंट। ओके, ये पहले लेक्चर में बता चुका हूं कि क्या होता है, जैसे इंग्लिश में आप फुल स्टॉप लगाते हैं वैसे ही इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपका सेमीकोलन लगता है। ओके, मेन के बाद कभी भी आप फुल सेमीकोलन मत लगाइएगा। ओके, मेन के बाद नहीं लगेगा, क्यों, क्योंकि प्रोग्राम क्या कहता है कि मैं मेन के इनसाइड जाऊंगा और इनसाइड जाके सारा काम करूंगा। जब आप यही बंद कर देंगे तो ये बॉडी के अंदर जाने नहीं देगा, तो कोई काम नहीं होगा। ओके, तो ये ध्यान रखिएगा, कर्ली ब्रैकेट जहां ओपनिंग पैरेंथेसिस दिखता है उसके ऊपर वाले लाइन पे कभी भी सेमीकोलन नहीं लगता। मैंने क्या कहा, तीन वेरिएबल लिया, दो की वैल्यू दे दिया, तीसरा निकाल। ओके, अब इसी सी को प्रिंट करा दीजिए, प्रिंटफ। ओके, अगर मैं केवल सी लिख दूं तब क्या दिखेगा। ओके, सपोज अगर मैं केवल सी लिख देता और प्रोग्राम को रन कराता, तो पहले ये तीन वेरिएबल बने होते, यहाँ पे जब गया था तो कहा था कि मुझे पहली वैल्यू दीजिए, आप पहली वैल्यू मान लीजिए आपने दिया 10। ओके, 10 दिया, एंटर प्रेस किया। ओके, तब ये कर्सर अभी भी ब्लिंक करता, क्यों, क्योंकि वो दूसरी वैल्यू मांग रहा है। ठीक है, मैंने कहा 20, फिर प्रेस किया। ओके, आपको आंसर कितना दिखना चाहिए, 30, दिखेगा क्या, सी। ओके, दिखेगा क्या, सी, क्योंकि आपने सी को ही प्रिंट कराया। आपको सी नहीं प्रिंट करा, आपको सी की वैल्यू प्रिंट करानी है, तो ये बताया हूं मैं। ओके, जब भी वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करानी है तो प्रिंटफ कैसे लिखिए, हाँ बताइए पहले उस वेरिएबल का डेटा टाइप क्या है, दैट इज %d, इंटीजर प्रिंट कराइए जो किसके अंदर है, सी के अंदर। ओके, ये है आपका बेसिक पहला प्रोग्राम। ओके, लेकिन अभी ये प्रोग्राम अच्छा नहीं है, चलिए आप इसको रन कराते हैं। आप हेडर फाइल जरूर लगा लीजिएगा #studio.h। ओके, लगा दे रहा हूं मैं, #include
स्टूडियो डॉट एच। अब चलिए इस प्रोग्राम को मैं रन करा रहा हूँ। जब आप इस प्रोग्राम को रन कराएंगे तो होगा क्या, एक ब्लैक स्क्रीन खुला है। यहाँ पे कुछ लिखा नहीं होगा, कर्सर ब्लिंक कर रहा होगा। हमें पता है कि हमें 2 इंटीजर देना है, लेकिन अगर थर्ड पर्सन हो और उसके सामने ये ब्लैक स्क्रीन खुला होगा तो हो सकता है कोई भी वैल्यू दे दे। हो सकता है अपना नाम लिखना शुरू कर दे, विवेक, एंटर। तो ये गलत हो जाएगा। कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे आपको 2 इंटीजर देने हैं? इसीलिए आप क्या करिए, जब प्रोग्राम स्टार्ट हो, ठीक है, तो रीड करने से पहले, मतलब आप वैल्यू देने से पहले अगर यहाँ पे एक मैसेज लिखा होता इंटर 2 नंबर्स, इंटर 2 नंबर्स, और फिर कर्सर यहाँ ब्लिंक करता, तो कोई भी समझ जाता कि हाँ आपको 2 नंबर देने हैं। तो ऐसा नहीं है ये प्रोग्राम गलत है। इस प्रोग्राम में होगा क्या, जब आप इसे रन कराएंगे तो पहली वैल्यू आप देंगे सपोज 10, एंटर, दूसरी वैल्यू देंगे 5, एंटर, आपका आंसर दिख जाएगा 50, मतलब दोनों नंबर को ऐड करेगा, आंसर दिख जाएगा। लेकिन ये प्रोग्राम यूजर फ्रेंडली नहीं है। क्यों यूजर फ्रेंडली नहीं है? तो जब आप रन कराएंगे तो कर्सर यहीं पे ब्लिंक करेगा। हो सकता है कोई भी थर्ड पर्सन यहाँ पे कोई भी इनपुट दे दे, उसे क्या पता 2 नंबर देने हैं। तो इस प्रोग्राम को यूजर फ्रेंडली बनाने के लिए मैंने क्या कहा कि वैल्यू रीड करने से पहले अगर यहाँ पे मैसेज लिखा होता इंटर 2 नंबर्स तो वो समझ जाता। और वही काम आपको करना है। कहाँ? वैल्यू रीड करने से पहले मैसेज। इसका मतलब स्कैनअप के पहले आप एक मैसेज दे दीजिए इंटर 2 नंबर्स। तो अब यही बना रहा हूं मैं पूरे अच्छे से। हाँ, एस इंक्लूड हेडर फाइल मैंने इंक्लूड कर लिया। स्टार्ट ऑफ द प्रोग्राम, स्टार्ट कर दिया प्रोग्राम को मैंने। सबसे पहले मैंने 3 वेरिएबल लिए, ए बी सी। अब देखिए स्कैन मत करिए। स्कैन पहले से पहले एक मैसेज दीजिए, क्योंकि आप रन कराते समय क्या चाहते हैं, ये मैसेज है इंटर 2 नंबर्स, इंटर 2 नंबर्स। तो ये मैसेज चाहते हैं तो आप प्रिंटफ में वही मैसेज दे दीजिए, प्रिंटफ इंटर 2 नंबर्स। अगर आप चाहते हैं नंबर यहीं से दिया जाए, इसी के बगल में दिया जाए, जैसे अगर आप चाहते हैं 5 यहीं पे दे दूं, अगर आप चाहते हैं तो कोई बात नहीं, स्लैश एन मत लगाए। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि जो नंबर दो वो नई लाइन से स्टार्ट हो, तो यहाँ क्या लगा दीजिएगा, स्लैश एन। अब बाकी सेम वही कोड है, स्कैन एफ %d % एंड बी सी इज इक्वल टू a प्लस बी। अब प्रिंट है। अब यहाँ पे भी ध्यान देते हैं। सपोज अब दिया आपने 10, इस प्रोग्राम को रन कराया, ठीक है, तो सबसे पहले मैसेज आएगा इंटर 2 नंबर्स। कोई समझ जाएगा 2 नंबर देने हैं। पहला नंबर देगा, एंटर प्रेस करेगा। दूसरा नंबर देगा 15, एंटर प्रेस करेगा। जब ये प्रेस करेगा तो आंसर कितना आ जाएगा, 25। हम चाहते हैं केवल 25 ना है, ठीक है। मैसेज क्या है, एडिशन बराबर 25, ये मैसेज है। तो आप प्रिंटफ में वैसे ही लिखिए जैसे कहा गया है, एडिशन बराबर। और ये 25 किसकी वैल्यू है, सी की वैल्यू। तो अगर आप सी लिख देंगे तब तो सी दिखेगा। आप इसकी वैल्यू चाहते हैं तो बताइए किस तरह की वैल्यू है। एडिशन बराबर %d, और ये %d, ठीक है, रिप्लेस बाय द वैल्यू ऑफ सी। तो आएगा एडिशन बराबर जो भी सी की वैल्यू होगी यहाँ पे आ जाएगी, तो एडिशन बराबर 25। तो ये चीज है, और ये आपका प्रोग्राम वेल डॉक्यूमेंटेड है। अगर आप कहीं कमेंट लगाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे कमेंट लिख दीजिए। क्या लिख दिया मैंने, प्रोग्राम फॉर एडिशन ऑफ 2 नंबर्स, फॉर एडिशन ऑफ 2 नंबर्स। ये है प्रोग्राम। तो ये है आपका एक प्रोग्राम जिसमें हमने 2 नंबर को आपस में ऐड किया। चलिए इसी को आगे बढ़ाते हैं, कुछ और प्रैक्टिस करते हैं प्रोग्रामिंग की। हाँ, अगला प्रोग्राम है राइट ए प्रोग्राम टू कैलकुलेट
एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ओके। एरिया ऑफ रेक्टेंगल फार्मूला क्या होगा, ए इज इक्वल टू एल इंटू बी, यही फार्मूला होता है, ए इज इक्वल टू एल इंटू बी। टोटल वेरिएबल 3, तो सबसे पहले स्टार्ट कर रहा हूं मैं, एस इंक्लूड मेन। हाँ, अगर आपसे कोई पूछे ये इस हेडर फाइल को आपने क्यों इंक्लूड किया है, तो आप बताइएगा प्रोग्राम में प्रिंटफ और स्कैनफ, ओके, दो फंक्शन का इस्तेमाल किया और उसका प्रोटोटाइप इसके अंदर डिफाइन है, ओके। चलिए टोटल वेरिएबल देखिए एल बी ए, इसमें कोई सीरियल नहीं होता कि पहले एल आएगा बी आएगा, फिर आप जिस मन करे उस सीरियल में लिख सकते हैं। अब सबसे पहले आप मैसेज दीजिएगा प्रिंटफ, हाँ, अब बताया जाए कि इसमें किसकी किसकी वैल्यू आपको स्कैन करनी पड़ेगी, एल और बी की। जब आप दोनों वैल्यू देंगे तब ये कैलकुलेट हो जाएगा, ओके। तो इंटर लेंथ एंड ब्रेथ, लेंथ एंड ब्रेथ स्लैश एंड, फिर लिखा मैंने स्कैनफ परसेंटेज डी एंड एल एंड बी, ए इज इक्वल टू एल इंटू बी, प्रिंटफ एरिया बराबर परसेंटेज डी गामा, इसी को मैंने क्लोज कर दिया। तो ये आपका एक सिंपल प्रोग्राम था कि आप क्या करना चाह रहे थे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालना चाह रहे थे। प्रोग्रामिंग यहां से स्टार्ट हुआ है आपका, ओके। स्टूडियो डॉट एच मेन से स्टार्ट किया होगा। ये क्यों लगाया गया है ये मैं बता दे रहा हूं, क्यों, क्योंकि इन दोनों का प्रोटोटाइप डिफाइन इन स्टूडियो डॉट एच, इन दोनों का प्रोटोटाइप यहाँ पे डिफाइन है। और ये आपसे कोई पूछे प्रिंटफ स्कैनफ क्या है, तो ये दोनों क्या है, लाइब्रेरी फंक्शन, प्री डिफाइंड फंक्शन पहले से बने हुए हैं, ओके, जिसका इस्तेमाल आप प्रोग्राम में कर रहे हैं। ये भी प्रिंटफ उसी में है, ओके। ये क्या कह रहा है कि हमने 3 वेरिएबल डिक्लेयर किया है, इस लाइन को क्या कहा जाता है, डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल, डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल्स, ओके। जितने वेरिएबल आपके प्रोग्राम में इस्तेमाल होंगे सबको आपको डिक्लेयर करना पड़ता है, दिस इज योर फार्मूला, ओके। एंड ये आपने क्या किया, वैल्यू को प्रिंट करा दिया, आउटपुट आ गया, आपने इसको प्रिंट करा दिया, ओके। चलिए एक दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है कि जरूरी है कि क्या सबको इंटीजर लिया जाए, ऐसा कोई रूल नहीं है। आप चाहें तो कुछ को इंटीजर ले लीजिए, कुछ को फ्लोट ले लीजिए। जैसे अगर इसी प्रोग्राम को मैं रीमॉडिफाई कर रहा हूं, मैंने क्या कहा कि मुझे यहाँ पे 2 वेरिएबल इंटीजर लेने, एक फ्लोट लेना है। जैसे मैंने क्या कहा कि इंट मेरा एरिया नहीं, मेरा एल जो है वो इंटीजर है और मेरा एरिया और ब्रेथ जो है फ्लोट है, ये चीज। तो आप डिफरेंट टाइप के भी वेरिएबल्स ले सकते हैं, जरूरी नहीं कि सबका डेटा टाइप सेम ही लिया जाए। इंट एल ले सकते हैं और फ्लोट में क्या ले सकते हैं, ए और बी ले सकते हैं, ओके। अब यहाँ पे थोड़ा सा प्रोग्राम में मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा। कैसे, देखिए यहाँ पे एल तो इंटीजर है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन बी जो है मेरा फ्लोट है, तो इसका डेटा टाइप यहाँ पे अगर फ्लोट है तो इसके लिए जो फॉर्मेट स्पेसिफायर होगा या कंट्रोल स्ट्रिंग, वो %d ना हो के आपको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, %f में करना पड़ेगा, ओके। तो यहाँ पे कन्वर्ट होके %f हो गया, ये फ्लोट में कन्वर्ट हो चुका है। देन अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, प्रिंटफ में भी एरिया बराबर आपने लिखा %d, जबकि आपने एरिया को क्या डिक्लेयर किया कि वो फ्लोटिंग वेरिएबल, ओके। अगर फ्लोटिंग वेरिएबल है तो यहाँ पे %d नहीं होके इसके लिए भी कंट्रोल स्ट्रिंग क्या करना पड़ेगा आपको, %f, ओके। तो ऐसा कोई रूल नहीं है कि आप इंटीजर ही इस्तेमाल कर सकते हैं, आप फ्लोटिंग वैल्यू भी ले सकते हैं, इंटीजर भी। एक ही प्रोग्राम में डिफरेंट डेटा टाइप के आप वेरिएबल्स डिक्लेयर कर सकते हैं, लेकिन ये जरूर ध्यान रखिएगा कि हाँ, अगर आपने इंटीजर लिया है तो %d ही उसके लिए इस्तेमाल हो, और अगर आपने फ्लोटिंग वैल्यू लिया है तो %f ही इस्तेमाल, ओके। तो दिस इज योर एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रोग्राम है आपका, सपोज
write a program to calculate area and perimeter of circle. अब क्या है, एज इक्वल टू, फार्मूला क्या होगा 3.14। हाँ, आपको पाई का इस्तेमाल है, लेकिन पाई कीबोर्ड पे असल बात ऐसा कोई की नहीं होता है जो पाई लिखा जा सके, इसलिए मैं यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू भी लिख सकता हूँ 3.14। आप चाहे तो कोई वेरिएबल मान के भी कर सकते हैं, मैं सीधा आप वैल्यू लिख रहा हूँ इंटू आर पाई आर स्क्वायर। और पेरीमीटर का फार्मूला होता है पी इज इक्वल टू क्या होता है 2 पाई आर, 2 इंटू 3.14 इंटू आर। अब ऐसा मत सोचिएगा कि आपको यहाँ पे टोटल दो प्रोग्राम बनाने हैं, ऐसा नहीं, एक ही प्रोग्राम में आपको दोनों कैलकुलेट करना है। आपको एक बार एरिया निकालना है और दूसरी बार आपको पेरीमीटर निकालना है। तो इस प्रोग्राम को बनाने के लिए मैं स्टार्ट कर रहा हूं। सबसे पहले हेडर फाइल को इंक्लूड करता हूं, हैश इंक्लूड studio.h। एक ही प्रोग्राम में मैं दोनों इंप्लीमेंट करूंगा। मेन, मैं फ्लोटिंग वैल्यू 3 सबको ले रहा हूं, फ्लोट। ओके, अब बात कर रहे हैं, यहां पे देखिए दोनों फार्मूले को देख के बताइए टोटल कितने वेरिएबल्स हैं। ओके, देखिए एक वेरिएबल आर हो गया, ये सारे कांस्टेंट्स हैं। ओके, ये फ्लोटिंग कांस्टेंट है, ये इंटीजर कांस्टेंट है। ओके, एक वेरिएबल हो गया आर। ओके, ये नहीं कि ये 3 वेरिएबल है, सेम वेरिएबल 3 जगह इस्तेमाल होते हैं। एक वेरिएबल आर हो गया, एक ए है और एक पी है, तो टोटल 3 वेरिएबल है मेरे पास, ए पी और आर। आप चाहे आर को इंटीजर भी ले सकते हैं। तो अभी इसके पहले मैंने प्रोग्राम में बताया कि हाँ कैसे लिया जाएगा। ओके, तो ये चीज है APR हो चुका है। अब सबसे पहले मैंने कहा कि अगर मुझे ए निकालना है, सपोज ए निकालना, तो ए निकालने के लिए आपको किसकी वैल्यू देनी पड़ेगी, आर की। तो मैंने क्या लिखा, इंटर रेडियस और लिखा स्कैनफ %f एंड। अगर रेडियस की वैल्यू आपने दे दिया तो अब आप एरिया निकाल सकते हैं। एरिया इक्वल टू क्या होगा 3.14 इंटू आर की वैल्यू एरिया निकल। अब या तो इसे पहले प्रिंट करा लीजिए और प्रिंट करने के बाद पेरीमीटर निकाले, या ठीक है आप तुरंत पेरीमीटर भी निकाल लीजिए 2 इंटू 3.14 इंटू आर। अब आप दोनों को ठीक है प्रिंट करा दीजिए, प्रिंटफ ओके %f स्पेस, थोड़ा सा स्पेस दीजिए ताकि आंसर में स्पेस दिखे, क्योंकि प्रिंटफ में स्पेस दिया जा सकता है। मैंने पहले ही बताया प्रिंटफ के साथ आप कुछ भी मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, बस स्कैनफ के साथ लिमिटेशन है, जैसा है वैसे ही लिखिएगा, मॉडिफिकेशन मत कीजिएगा। और मैंने लिख दिया ए कामा पी। लेकिन कैसे पता चलेगा कि कौन एरिया है, कौन पैरामीटर, कौन पेरीमीटर है। ओके, तो इसके लिए अच्छा है कि प्रिंटफ को भी थोड़ा सजा दिया जाए। कैसे, प्रिंटफ मैंने लिखा एरिया बराबर %f कामा ए एंड देन लिखा पेरीमीटर बराबर %f कामा पी। और इसे अब जब इसे आप रन कराएंगे तो ये ब्लैक स्क्रीन ओपन होगा। ओके, यहां लिखा रहेगा इंटर रेडियस स्लैश एन का मतलब नीचे न्यू लाइन हो गया। ओके, देखिए इंटर रेडियस न्यू लाइन। अब आप आर की वैल्यू देंगे सपोज 5, तो आएगा क्या, वैल्यू कैलकुलेट होगी, कैलकुलेट होने के बाद ये प्रिंट कराएगा, ये पहले प्रिंट होगा। ओके, ध्यान दीजिए क्या लिखा गया, एरिया बराबर ओके वहां ए की वैल्यू रख देगी, सपोज क्या है दैट इज 78 पॉइंट समथिंग। ये प्रिंट करने के बाद कर्सर यहीं पे ब्लिंक कर रहा होगा, ये ध्यान रखिएगा, प्रिंट करने के बाद कर्सर अपने आप नीचे नहीं जाता है। ओके, तो ये पेरीमीटर वाला मैसेज कहाँ प्रिंट होगा, जस्ट इसके बाद आ जाएगा पेरीमीटर बराबर। अगर आप चाहते हैं कि ये नीचे आए ओके, तो इसका मतलब प्रिंट कराने के बाद या तो स्लैश एन कर दीजिए एरिया वाला, या पेरीमीटर प्रिंट कराने से पहले स्लैश एन कर दीजिए। मैं पहले कर दे रहा हूं, मैंने क्या कहा यहाँ पे स्लैश एन लगा दिया। ओके, तो देखिए एरिया बराबर दिस, एरिया का आंसर आ चुका है। ओके, न्यू लाइन के बाद पेरीमीटर बराबर दिस। ओके, तो ये है आपका ठीक है एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ सर्कल। ओके, चलिए इसी में एक और प्रोग्राम देख लेते हैं प्रैक्टिस।
जैसे राइट ए प्रोग्राम टू कन्वर्ट Fahrenheit into Celsius क्या अगर आपको टेम्परेचर जो दिया गया होगा वो फ़ारेनहाइट पे दिया होगा, उसको सेल्सियस में कन्वर्ट किया। ओके, फार्मूला क्या होता है, F इज इक्व टू C इज इक्व टू F माइनस 32 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 9। ये आपका फार्मूला है। अब अगर इस फार्मूले की बात करें तो टोटल कितने वेरिएबल हैं, मेरे पास 2 वेरिएबल है। ओके, तो हैश इंक्लूड studio.h, सबसे पहले मेन से स्टार्ट किया में, अब 2 वेरिएबल लिया, दोनों को मैं फ्लोट ले रहा हूँ, फ्लोट एक c और एक f। अब देखिए केवल आपको f की वैल्यू देनी पड़ेगी, ये नहीं कि हाँ 32 5 है, ये तो सारे कांस्टेंट है आपके, तो केवल आपको किसकी वैल्यू देनी है, f की। तो लिख दिया printf इंटर टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट, इंटर टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट /n, और इसी की वैल्यू स्कैन कर लीजिए, स्कैन f परसेंटेज f एंड f, और फिर फार्मूले में वैल्यू पुट कर दीजिए, f माइनस 32 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 9, और जो आंसर आया है उसी को प्रिंट करा दीजिए, printf सेल्सियस बराबर परसेंटेज f कामा, ऐसे यहाँ पे क्लोज कर दीजिए। तो ये आपका फ़ारेनहाइट को कन्वर्ट करने का प्रोग्राम। तो कोई भी सिंपल फार्मूला आता है, कॉन्सेप्ट यही है कि सबसे पहले टोटल वेरिएबल लीजिए, जिसकी वैल्यू स्कैन करनी है स्कैन कीजिए, फार्मूले में पुट करिए और आंसर को क्या कीजिए, प्रिंट कराइए। देखिए फार्मूला सिंपल है, रीड कैलकुलेट देन प्रिंट। ओके, तो यही सिंपल सा एक फार्मूला है। ओके, ये बताता है स्टार्ट ऑफ द प्रोग्राम, ये जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि आपने लाइब्रेरी फंक्शन का इस्तेमाल किया है, उसका प्रोटोटाइप इसी के अंदर डिफाइन होता है। तो ओके, तो मेरे ख्याल से जितने सिंपल फार्मूले होंगे प्रैक्टिस कीजिएगा आप लोग, बहुत सारे फार्मूले होंगे, आप प्रोग्राम बनाने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, ये सारी चीजें हैं, अभी इंटीजर और फ्लोट पे बात कर रहे हैं, आगे कैरेक्टर पे भी बात होगा, स्ट्रिंग पे भी बात होगा, तो आगे बाकी प्रोग्राम पढ़ते रहेंगे। अभी के लिए इतना ही है, चलिए थैंक यू।